This is Congress Radio, broadcasting from somewhere in India. It's now 20 minutes past 10 o'clock on a Tuesday morning. Good morning, Bangalore City. ये आकाशवाणी है, सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस डिजिटल या विजुअल प्रीडोमिनेंस वाले समय में रेडियो के सामने कोई चुनौती है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए रेडियो की उस क्रांति की कहानी जिसने न केवल हमारी दुनिया को जोड़ा बल्कि इतिहास भी रच दिया। नमस्कार। समय के साथ रेडियो ने अपने रूप और दायरे को पूरी तरह बदल दिया है। कभी बड़े बड़े लकड़ी के डिब्बों में सिमटा रेडियो आज हमारी जेब में, घड़ी में और मोबाइल हैंडसेट में समा चुका है। आज रेडियो सिर्फ एफएम या एएम तक सीमित नहीं है। अब हमारे पास है पॉडकास्ट, सैटेलाइट रेडियो और इंटरनेट रेडियो, जो मनोरंजन और जानकारी का अनगिनत खजाना लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना मुश्किल था। भारी भरकम उपकरण और सीमित तकनीक ने इसे एक चुनौती बना दिया था। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर हम आपको ले चलेंगे रेडियो के सफर की उस अनसुनी कहानी में, जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी अलग छाप छोड़ी। इस सफर में देखिए उस गुप्त रेडियो ट्रांसमिशन सेट यानी सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन सेट को, जिसके जरिए 22 साल की एक लड़की ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। आप रूबरू होंगे दुनिया के पहले सार्वजनिक रेडियो ट्रांसमिशन की रोमांचक दास्तान से और देखेंगे उन दुर्लभ रेडियो सेट्स को जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन इनकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए रेडियो की उस क्रांति की कहानी जिसने न केवल हमारी दुनिया को जोड़ा बल्कि इतिहास भी रच दिया। 24 दिसंबर 1906 समंदर की ठंडी और तेज हवाओं के बीच जहाज लहरों पर हिचकोले खा रहे थे। नाविक क्रिसमस की रात अपने परिवारों से दूर अकेलेपन में डूबे थे। लेकिन तभी अमेरिकी तट के पास जहाजों पर एक अद्भुत संगीत की धुन गूंज उठी। रेडियो तरंगों पर पहली बार इंसान की आवाज सुनाई दी और यह आवाज थी कनाडा के वैज्ञानिक रेजिनाल्ड फेसेंडन की। उन्होंने वायलिन बजाया और कुछ वाक्य कहे और ये पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण था जिसने उस रात को इतिहास में अमर बना दिया। यह एक तकनीकी चमत्कार था जिसने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। रेडियो अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि इंसानों के बीच संवाद का नया माध्यम बन चुका था। रेडियो ने जल्द ही सेना, समुद्री जहाजों और प्रशासन में अपनी जगह बना ली। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक हादसे के वक्त रेडियो संदेशों की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। डूबते टाइटैनिक ने कंट्रोल रूम से मदद मांगी। ये संदेश पास के जहाजों तक पहुंचाए गए और उन्होंने मदद के लिए फौरन कार्रवाई की। इसके बाद पहले विश्व युद्ध में रेडियो ने सेना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में रेडियो के जरिए समाचार का प्रसारण शुरू हुआ। रेडियो पर पहला समाचार बुलेटिन अमेरिका के KDK रेडियो स्टेशन से 31 अगस्त 1920 को हुआ और इसी साल अमेरिका में हुए राष्ट्रपति के चुनावों के नतीजे पहले दिन अखबारों में छपने से पहले रेडियो से प्रसारित हो गया। फिर 1922 में BBC की स्थापना हुई। भारत रेडियो क्रांति से कैसे और कब जुड़ा, इस पर बात करने से पहले संक्षेप में रेडियो के आविष्कार पर एक नजर।
रेडियो तरंगों की खोज 1860 के दशक में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की। 1886 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज ने दिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को रेडियो तरंगों में बदलकर अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। रेडियो तकनीक के विकास में 3 बड़े नाम सामने आए: निकोलस टेस्ला, जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने इस तकनीक को पेटेंट सबसे पहले करवाया। ऐसे में मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक के तौर पर प्रसिद्ध हो गए। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में मुंबई में रेडियो क्लब की स्थापना के साथ हुई। 1927 में अंग्रेजी हुकूमत ने मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी की स्थापना की। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। आजादी के बाद 1957 में एआईआर को आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी का नाम दिया गया। रेडियो ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, जिसने क्रांतिकारियों को नई ऊर्जा दी। जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस रेडियो के माध्यम से देशवासियों से जुड़े थे, तो वहीं तकरीबन 22 साल की एक लड़की इसी रेडियो तकनीक के सहारे अंग्रेजों के मंसूबों पर देश में पानी फेर रही थी। नाम था उषा मेहता और काम एक सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए गांधी, नेहरू, पटेल के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाना। सभी बड़े नेता 1942 में जब जेलों में भर दिए गए ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट थम जाए, उषा मेहता मुंबई की ऊंची इमारतों से गुपचुप तरीके से इस गुप्त ट्रांसमिशन सेट के जरिए रेडियो संदेश प्रसारित करती थी। ये उषा मेहता का सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन यूनिट है जो आपके स्क्रीन पे, जो फिलहाल बेंगलुरु के शॉर्ट वेव रेडियो म्यूजियम में मौजूद है। This is called as Secret Congress Radio. This lady who was about 22, 23, a very gutsy lady. She took the radio. उषा मेहता जी। हाँ, उषा मेहता है। तो उषा मेहता जी इसको लेके एक सूटकेस में रख के बॉम्बे का बड़ा बड़ा बिल्डिंग पे ऊपर जाके ब्रॉडकास्ट करता था। नेहरू और गांधी का स्पीच ब्रॉडकास्ट करता था। सो दोज हु हैव गॉट रेडियोज वो सब सुन सकते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और क्या बोलती थी अनाउंसमेंट की और शुरुआत होती थी रेडियो का, दिस इज कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन ए वेवलेंथ ऑफ 42.34 मीटर्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। सो दिस समवेयर इन इंडिया वाज वेरी वेरी पेनफुल फॉर द ब्रिटिश पीपल, सो दे कुड नॉट लोकेट हर। आई मीन उस टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा ये था नहीं था, सो दे कुड नॉट फाइंड आउट वो कहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रही है, ये पता नहीं चलता था। और कितने दिनों तक ये सिलसिला चला? 3 to 4 months चला। यहाँ पर एक रेडियो और है जिसके बारे में आपने बताया कि जिसके जरिए उषा मेहता जी को पकड़ा था। इट्स कॉल्ड एज मार्कोनी R1155। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं उस रेडियो को, और ये है मार्कोनी R1155। इसी रेडियो सेट के जरिए, जो कि ब्रिटिश नेवी यूज करती थी, उषा मेहता को अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ा। कैसे? वैसा A radio has a very special feature called triangulation. So इसकी मदद से they were able to locate from where the broadcasting is happening. And this is actually a aviation radio which has a transmitter, transponder plus the broadcasting capabilities as well as a radio. यानी नेवी की मदद से ब्रिटिश हुकूमत ने इसको एक रेडियो सिग्नल इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। और इसी तरह उषा मेहता पकड़ में आई, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुकी थी। और उषा मेहता मैडम को पकड़ने के बाद ये बॉम्बे पुलिस ने इसको बेंगलुरु भेजा था। गिरफ्तारी के बाद उषा मेहता को यातनाएं दी गई और प्रलोभन भी, लेकिन वो झुकी नहीं। देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अब हम कदम रखेंगे आजादी के बाद के उस दौर में, जब रेडियो की बढ़ती लोकप्रियता के बीच
रेडियो का वजन, आकार और कीमत कम होने लगी। लेकिन इन सब के बीच 50 के दशक में सबसे ज्यादा चर्चा में था ये रेडियो सेट। देश में बनने वाले पहले रेडियो सेट्स में से ये रेडियो सेट एक है, जिसका नाम है फिलिप्स B4 CA67A। तो उदय जी ये बताइए कि ये वाकई बहुत पॉपुलर था अपने टाइम में। हाँ, पॉपुलर था क्योंकि फिलिप्स इंडिया लोगन दे मेड वेरी ह्यूज रेडियोज। आई हैव दोज रेडियोज लाइक दिस वन, you know, the very huge radios and the radiograms. But then they realized the persons have to have the capacity to buy it. So they reduced the design, they reduced the number of bands, and they made this particular radio called B4 CA67, which was around 230 to 300 rupees depending on the state. And अभी आपको लग रहा है कि 230 से 300 रुपए का जो प्राइस उदय जी बता रहे हैं छोटी रकम है, लेकिन सोचिए कि 1960 में उस वक्त इस रेडियो की कीमत 300 रुपए के आसपास थी। यानी आज इसका जो वैल्यू होगा लगभग 30,000 रुपए के आसपास, almost 30,000 32,000 rupees. यानी उस वक्त भी ये सिर्फ बहुत ही जिनके पास पैसे थे, जो मालदार लोग थे, उन्हीं की पहुंच थी। और ये बच भी रहा है, काम कर रहा है। All these are restored. So और आपके स्क्रीन पर है 50 के दशक का सबसे महंगा रेडियो सेट जो अपने देश में मिलता था, यानी आजादी के बाद का। इस रेडियो सेट की क्या विशेषता है? this is Philips BX998. This was called a Ferrari of radios at that time, which means it was very costly and very big. It weighs about 27 kgs. 27 किलो इसका वजन है। हाँ, 27 kgs. अच्छा, और उस वक्त इसकी कीमत कितने क्या थी? इसका कीमत उस वक्त 4,400 रुपीस था। यानी 50 के दशक में इसकी कीमत थी 4,500 रुपए के आसपास। 4,500 आज के टर्म में अगर आप देखें तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास होगा। हाँ, और eBay में somebody has sold it for 8 lakhs. विंटेज वैल्यू की Vintage value, along with the vintage value, restored one 8 lakh rupees. इसका मैन्युफैक्चरिंग देश में होता था? नहीं, it is manufactured in Netherlands, Philips. Netherlands. And it has a very specifically, FM was just coming into Europe, so they made FM1 and FM2. It was not a single band at that time, and it has a motorized band switch. Means like our TV remote, you know, you can just change the band and then use it. And it is very complex system with 19 volts and very difficult to restore also. But this is one of the best radio at that time, and today's value, as I said, 8 lakh rupees. विंटेज वैल्यू। लेकिन ये बताएं कि ये इतना वजन क्यों है इसमें? इतना वजन क्यों है कि इसका 2 स्पीकर है 8 इंच का, और इसका 3 चेसिस है मेटल का, and its transformer is quite huge, which weighs itself around 6 to 7 kgs. So it's quite complex design actually. यहाँ हर रेडियो की अपनी एक अलग दास्तान है। This is 1936 pilot radio called Tombstone radio. एक मिनट लगता है गर्म होने के लिए, वॉल गर्म होने के बाद आवाज नहीं आ रही। हाँ, इसलिए जल्दी आवाज नहीं आती। यानी पहले पुराने जितने भी रेडियो थे वो ऑन होने के बाद थोड़ा वक्त लेते थे। हाँ, थोड़ा वक्त लेता है क्योंकि वो वॉल में फिलामेंट ऑन होने का बाद में हीट जनरेट होने का, देन द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फ्लो। अब थोड़ी आवाज आ रही है। अभी आ रही है। ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ This is actually restored for Maharaja of Travancore, Kerala, and then I listen to Man Ki Baat on this radio regularly. I am connecting antenna. ये जो antenna है सिग्नल पकड़ता है, और ये है ट्रेडिशनल एंटेना। ये पहले हमारा घर के छत के ऊपर लगता था, तो इससे काफ़ी बड़ा सिग्नल अच्छा मिलता था और स्टेशंस भी बहुत लगता था। तो आजकल ज़माने में ये चला गया। ये इन एंटेना का इस्तेमाल करने पे क्या फ़र्क पड़ता था रेडियो पे? फ़र्क पड़ता था कि सिग्नल अच्छा था, तो आपको नॉइस रेशियो कम रहता था, तो आपका टोन
वेरी क्लियर रहता था और इतना स्टेशंस मिलता था कि BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो सिलोन सबको अच्छा मिलता था। ये नहीं ये सब मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन। हाँ, ये शॉर्ट वेव के लिए बहुत अच्छा काम करता था। मीडियम वेव के लिए तो अंदर का एंटेना है, लेकिन शॉर्ट वेव के लिए तो ये लगाना कंपलसरी था। अभी ये भी वेरी रेयर हो गया है, मिलता नहीं है। किस मटेरियल का बना हुआ है? ये कॉपर का है। अब नहीं मिलता ये। और जो एंटेना मान लीजिए मुझे लगता है कि 2.5 या 3 मीटर का होगा। हाँ। इसका प्राइस क्या होगा आज? अगर आज अभी विंटेज इसमें मिलता है एटलीस्ट 12,000 to 14,000 रुपीज। ये इतना सा एंटीना 14,000 का वैल्यू ना, इट इज बिकॉज इट्स विंटेज। यू कैन रिक्रिएट इट बट इट डजंट हैव दैट वैल्यू। रेडियो जनमानस में अपनी पैठ तेजी से बना रहा था। ये था रेडियो का क्रेज। आकाशवाणी का स्टेशन खुलने से पहले यह ट्यून बजता था और जो सुनते थे उन्हें पता चलता था कि सुबह के 5:55 हुए हैं, क्योंकि इसी वक्त यह ट्यून बजाया जाता था ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले। यह दौर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का था। गीत संगीत के चाहने वालों के साथ साथ किसान, युवा, महिला, पुरुष सब इन कार्यक्रमों से जुड़े थे। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी ने। हमारे फौजी भाइयों को लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का नमस्कार। छाया गीत के सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। समय की नदी में से वो एक पल छलका और अपनी मुट्ठी में दबा कर लाया था जो रोप दिया मेरे मन की मिट्टी में। कई उद्घोषक तो ऐसे थे जिनकी आवाज लोगों के दिलों पर राज करती थी। इनमें से एक थी अमीन सायानी की आवाज। ये वो गीत था जो 1960 की रेडियो हिट परेड गीतमाला में नंबर 4 पर हिट हुआ। और साहब ये पूरी की पूरी फिल्म जो थी बड़ी शानदार फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट की थी, लेकिन ये एक गीत उसमें कलर का था। और इसे देखने और सुनने के लिए हमें प्रवेश करना पड़ेगा मुगलिया दरबार में। बस तू बादब बामराजा होशियार आ रही है शहजादा सलीम की बागी मोहब्बत। लेकिन सवाल ये उठता है कि टेलीविजन के इस दौर में क्या आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की पकड़ अब भी बरकरार है? मैं तो समझता हूँ शायद उनके चाहने वालों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में और भी बढ़ी है, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले तो कोई एक पीढ़ी सुना करती थी, अब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग ये कार्यक्रम सुनते हुए बड़े हुए, उनके बच्चे और उनके बच्चे सब लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। और न केवल ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो आज भी हमारे प्रसारित किए जा रहे हैं, बल्कि इन कुछ कार्यक्रमों का तो हम लोगों ने जो डिजिटल रूपांतरण भी किया, तो उसके बाद से उसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हमारे आर्काइव्स पे इन कार्यक्रमों को अभी भी सुना जा रहा है। तो न केवल इनकी संख्या मेंटेन्ड है, इनकी पॉपुलैरिटी मेंटेन्ड है, बल्कि मेरी समझ से तो उसमें इजाफा ही हुआ है। इन रेडियो सेट्स पर समाचार और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम शुरुआती दौर में काफी लोकप्रिय हुए। वो दौर कंप्यूटर का नहीं था, बल्कि गाने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड किए जाते थे और उन्हीं के जरिए ब्रॉडकास्ट होता था। फिर एलपी रिकॉर्ड्स का दौर आया। ये आकाशवाणी है, सुबह के 11 बजे हैं।
आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। हर दिल की मंजिल है ये मन भावन की महफिल है। तो रेडियो के इस सफर को अब हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल अनाउंसर यानी उद्घोषक राजीव मिश्र। राजीव भाई, ये बताएं कि पहले और अब क्या फर्क आया है, क्या बदलाव आया है जब फरमाइश आती है और जब आपको कहा जाता है कि ये फरमाइशी कार्यक्रम है, ये सारी फरमाइशें आई हैं और आपको फरमाइशी गीत बजाने हैं, तो किस तरह से आप फरमाइशें पूरी करते थे? नमस्कार। जब हम आकाशवाणी में काम करते थे तो हर ट्रांसमिशन में फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अवश्य होता था, चाहे वो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हो या फिल्म संगीत का कार्यक्रम हो। आकाशवाणी में काम करते हुए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करना बेहद रोमांचक और यादगार रहा। हम श्रोताओं की चिट्ठियाँ छांटते थे किस तरह के फरमाइश आई हैं और उसके बाद हम एलपी रिकॉर्ड सुनते थे। उस समय एलपी रिकॉर्ड बजता था और हालांकि आजकल अब डिजिटल ये एलपी रिकॉर्ड और इसमें हमको कट्स निकालना रहता था। ये छोटे छोटे कट्स आपको दिखेंगे। तो ये वो दौर था जब एलपी पे गाने बजते थे। थोड़ी सी चुनौतियां होती थी, जंप होने का या कभी गलत बजने का, लेकिन आज का जो दौर है वो डिजिटल हो गया है और सब कुछ कंप्यूटर के एक क्लिक पे बजता है। तो अब थोड़ी सी शुद्धता आ गई है और आसानी भी हो गई है। पहले एलपी रिकॉर्ड को चेंज करना है या फिर अगर आप मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर पे बजा रहे हैं तो उसको समेटना रहता था, कट्स निकालना रहता था। आज के दौर में सब कुछ एक क्लिक पर कंप्यूटर पर अवेलेबल है। जब ट्रांजिस्टर रेडियो सेट बनने शुरू हुए तो रेडियो सेट का आकार सिमटने लगा और वजन भी, और साथ में कीमत कम होने लगी। लेकिन उस जमाने में रेडियो इस्तेमाल करने के लिए 10 से 15 रुपए का लाइसेंस फीस पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को सालाना देना पड़ता था, नहीं तो रेडियो जब्त हो जाता। हालांकि 1991 में रेडियो सेट लाइसेंस खत्म कर दिया गया और फिर शुरू हुआ एफएम का दौर। एफएम आते ही छा गया और इसके साथ ही आकाशवाणी के अनाउंसर्स की जगह ले ली आरजेस ने, यानी रेडियो जॉकी। आखिर क्यों एफएम इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ है वसंती हरिप्रकाश, जिन्हें सनशाइन गर्ल का खिताब दिया गया और इसी से ये जानी जाती हैं अपनी आवाज की वजह से एक आरजे के तौर पर। क्यों एफएम इतना लोकप्रिय हुआ? एफएम का जो वाइब था वो मतलब युवा था। हालांकि मैं खुद आकाशवाणी की बहुत बड़ी फैन हूँ, थोड़े महीने वहां पर भी काम किए मैंने, लेकिन ये जो द साउंड ऑफ द स्टेशन जिसे कहते हैं वो यूथ वाला हुआ करता था। तो वो तुरंत, और जो रेडियो में बात करने का जो अंदाज, गाने जो प्ले हुआ करते थे और जो स्पीड और पेस और एनर्जी, जैसे हाई एनर्जी, जैसे अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो एक गंभीर जो डिग्निफाइड टोन, और यहाँ पर जो शैली वो था वेरी यूथफुल, और फिर उसी भाषा में। तो आप जब एंकरिंग करती हैं आरजे के तौर पर तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़ा, तमिल सब कुछ होता है। तो वो कैसे होता है? एक सेंटेंस बोल के बताइए। मान लीजिए मैंने किसी गाने की फरमाइश की, हाँ, एक महल हो सपनों का, मान लीजिए जी, तो मैंने ये फरमाइश की है। अब आप बताएं हमें इसको किस तरह से बोलेंगी आप? तो मेरा शो सुबह का हुआ करता था 7 to 11, इट वाज कॉल्ड गुड मॉर्निंग बैंगलोर। तो प्राइम टाइम उस वक्त हुआ करता था। तो मानिए कि मैंने आपका गाना सुबह उस मिड इस पे बजाया। तो आई वुड से दैट इट्स नाउ 20 minutes past 10 o'clock on a Tuesday morning. Good morning Bangalore city. This is radio and I'm Vasanthi Hariprakash with you. नमस्कारा, हे किधीरा, ये पाटलो, ये पाड़ाले। अभी आपको ये सुनवाएंगे ये वाला गाना, महल हो सपनों का। कितना खूबसूरत गाना है, चलिए सुनते हैं। आपको रेडियो एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला एक आरजे के तौर पर। फिर आप इंग्लैंड गए, वहां ट्रेनिंग हुई। आप वहां जाके क्या सीखा आपने और किस तरह से इसने आपके करियर को और यहाँ जो रेडियो लिसनर्स हैं उनके सुनने के अंदाज को या उनके एक्सपीरियंस को बदला? नेहा जी, मैं पत्रकार ऑलरेडी थी जब मैं रेडियो पे आई, और वो भी इस तरह से कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था टू स्पीक अबाउट पत्रकारिता,
और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो किसी ने बोला कि अरे आपकी आवाज जो है वो रेडियोजेनिक है। तो जैसे फोटोजेनिक हम सोचते हैं, मुझे ये शब्द पता तक नहीं था। तो वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी रेडियो जॉकी बनकर। और मुझे ये यहाँ पर काफी मुझे डाउट हुआ करता था कि पता नहीं मेरी आवाज जो है, एम आई मेकिंग सेंस फॉर अ सिटी लाइक बैंगलोर? ये तो ऑलरेडी इतना इवॉल्व शहर है, इसको मैं नया क्या बताऊं या नए अंदाज में क्या बता सकती हूँ। जब मैं लंदन गई तो मुझे ये भेजा गया वहां टू हैव अ ट्रेनिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रेडियो इंडस्ट्री, क्योंकि यूके और लंदन खासकर पायनियर माना जाता है। और वहां पर जाके अलग अलग हार्ट एफएम, बीबीसी बर्मिंगहैम पे आई वाज इंटरव्यूड। तो मैंने ये देखा कि लोग अपने कम्युनिटी के लिए और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। एक जनरल तौर से अगर मैं एक सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कार्यक्रम कर रही हूं तो किस तरह से वो उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और दूसरा मैंने ये पाया कि कन्वर्जेंस, जो बंदा एक सुन रहा है अपने रेड हिप हॉप बस लंदन में, वही शायद कोई लेडी सुन रही होंगी लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो रेल पे। तो उन लोगों का जो डाउनलोडेबल फॉर्मेट हुआ करता था वो उस वक्त हमारे यहाँ नहीं था, हालांकि अब तो खैर हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। सो एक ही रेडियो पर्सन होकर अलग अलग स्किल सेट्स कैसे किए जाएं, और इस मतलब जो कार्यक्रम को बांधना, जो आपको भेजा गया था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के लिए, और आप इसको दूसरे तरीके से आपने अडॉप्ट कर दिया, घर में डांट वाट नहीं पड़ी? हाँ, मुझे अक्सर मैं भी सोचती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में जो जुड़ी, तो ये सफ़र बहुत मज़ेदार रहा है। और जहाँ तक मेरे पेरेंट्स या किसी का सर, वो तो हमेशा आज़ादी, हम लोग तो थोड़े आवारा बादल टाइप के थे ही। आज रेडियो तरंगे किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी से जुड़ी है। अब हम पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो के दौर में हैं, यानी रेडियो ऑन डिमांड। माना जाता है कि रेडियो ने देश में एक जैसी संस्कृति विकसित करने की बुनियाद डाली, यानी एक जैसा पहरावा, खान पान और बातचीत करने का तौर तरीका, जिसे अब टेलीविजन आगे बढ़ा रहा है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, जरूर बताइएगा। जय हिंद।